जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए साइंस की बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम बता रहे हैं। साथियों चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे दाब, घनत्व और अणु गति से संबंधित जितने भी प्रश्न साथियों रेलवे ने पूछे हैं सभी आपको हम पढ़ाएंगे। हम एकदम चैप्टर वाइज तरीके से लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्नों का लेवल देखिए साथियों कितनी बार पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में। साथियों ये 100% पेपर जो हैं ये प्रश्न 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। अब की बार ग्रुप डी पार यही नारा आपके लिए काम करेगा। सिलेक्शन चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज तरीके से कर लीजिए अपनी, और अपने अंक और सिलेक्शन निर्धारण कर लीजिए। तो देखिए साथियों आज हम आपको पढ़ाएंगे, पहले तो दाब से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दाब का साथियों एसआई मात्रक होता है क्या? पास्कल होता है, ये आप लोग याद रखेंगे सदैव के लिए। सदैव के लिए मात्रक और बीमा से संबंधित क्लास हम पढ़ा चुके हैं जिसको अंग्रेजी में प्रेशर कहा जाता है। चलिए देखते हैं। चैनल पर न हो तो साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। कहता है कि पहला प्रश्न कहता है दबाव को किससे मापा जाता है? दबाव को किससे मापा जाता है? तो दबाव को देखिए साथियों, दबाव को पास्कल में मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक ही पास्कल है, लेकिन समस्या का सामना ये करना पड़ रहा है कि पास्कल ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आइए हम फिर से आपको नया तरीका बतलाते हैं। तो देखिए दाब का एक सूत्र होता है, क्या होता है? दाब का एक सूत्र होता है, अब याद रख लीजिएगा कि बल बटे क्षेत्रफल। क्या? बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब का सूत्र। दाब का सूत्र हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इस तरीके से बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। क्या हो जाता है? बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। न्यूटन। तो देखिए न्यूटन के लिए हम सीधा एन लिख देते हैं और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो ये आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर आपका साथियों मात्रक हो जाएगा। लेकिन हमको देखिए बल एवं क्षेत्रफल ही दे रखा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर ये ना होता तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाता। तो कुछ भी दिया हो, ये तीनों में से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो भैया दाब क्या होगा? दाब हो जाएगा भैया अधिक। यदि क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा अधिक। देखिए कैसे अधिक हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक बल था भैया, क्या था? कोई एक बल था, वो पहले इतने एरिया में काम कर रहा था, इतने एरिया में काम कर रहा था, तो वो जितना दबाव डाल रहा था, अब वही बल, उसी क्षमता का बल वो केवल इतनी एरिया में काम करेगा, वही बल अधिक दबाव डालेगा या नहीं डालेगा? तो क्षेत्रफल कम होने से दबाव अधिक हो जाता है और क्षेत्रफल ज्यादा होने से दबाव कम हो जाता है। ये याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से दाब का बीमीय सूत्र क्या है? दाब का बीमा सूत्र क्या है? हम आपको चाहे तो डायरेक्ट बता सकते हैं, ml-1 t-2। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। अब कैसे होता है ये आपको हम बताकर दिखलाते हैं। तो देखिए अभी अभी हमने आपको सूत्र बताया था कि दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं? तो देखिए बल बटे क्षेत्रफल तो होता है। अब देखिए बल को हम लोग लिख सकते हैं क्या? बल को लिख सकते हैं, बल को द्रव्यमान बल का बल बराबर होता है, अलग अलग लिखना है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण ये हो जाता है, अलग अलग इसको लिख रहे हैं। ये आधा तारा है, ये वाह रहा त्वरण, ये पूरा हो गया त्वरण। नीचे देखिए क्षेत्रफल है, इसको कुछ नहीं लिख सकते, क्षेत्रफल का भैया मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे ज्यादा हम कहाँ लिख पाएंगे?
इसके ज्यादा हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। तो देखिए अब इनको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे हम लोग। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे। द्रव्यमान भैया क्या है, द्रव्यमान एक प्रकार का मास है, तो इसको हम लोग मास मतलब m से दर्शाएंगे, मास। अब त्वरण देखिए क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग एक प्रकार से साथियों लंबाई तय करता है, दूरी यानी लंबाई। तो लंबाई, लंबाई को एल से लिखा जाता है और उसके नीचे सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक साथियों होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए मीटर एक प्रकार के लंबाई हो जाता और सेकेंड स्क्वायर मतलब कि टाइम हो जाता, टाइम का स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया बल के लिए इतना, इतना हो गया बल के लिए। अब बल के लिए इतना हो गया और नीचे पहले से ही दे रखा है मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब कि लंबाई का स्क्वायर, ये पहले से ही दे रखा था इतना। ठीक है, अब देखिए ये एक एल और ये स्क्वायर कट जाएगा और टी तो उतना ही बचा। अब हमारे सामने क्या बच कर आता है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए एम तो ऊपर बचा का बचा है, एम तो ऊपर बचा का बचा ही है। अब नीचे यहाँ पर एक एल बचा और दो टी बचे, तो ये एक एल ऊपर ले जाना, नीचे कुछ भी नहीं रखा जाता बीमीय सूत्र में, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन पावर, नीचे क्या था, नीचे कुछ नहीं तो प्लस वन पावर था, ऊपर गया तो माइनस वन हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर पावर टू था टी का, ऊपर गया तो माइनस टू हो गया। आपका उत्तर क्या बनकर आ गया, आपका उत्तर बनकर आ गया एम एल का पावर माइनस वन, टी का पावर माइनस टू। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। कैसे आया, हमने संपूर्ण जानकारी बतला दी आपको, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, दबाव को भैया देखिए यहां से क्या कहता है, दबाव को भैया किस रूप में परिभाषित किया गया है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। ये तो नहीं, ये तो गलत है। भार प्रति इकाई आयतन, ये भी गलत। द्रव्यमान प्रति आयतन, ये भी गलत। जब तीन गलत तो ऑप्शन डी क्या है, सही जवाब। अब आप कहेंगे कैसे सर, कैसे सही है ये, तो देखिए प्रणोद क्या होता है, थ्रस्ट, ये एक प्रकार का बल होता है जो लंबवत दिशा में नीचे की ओर लगता है। तो ये हो गया बल, प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल है। और प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल को अभी अभी बताया दाब कहा जाता, ऑप्शन डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा। अभी अभी हमने आपको बतलाया था कि यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा और दाब क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब अधिक होगा। देखिए कोई बल था, पहले इतने क्षेत्रफल काम कर रहा था, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा था, दबाव जितना डाल रहा था वो सही था, लेकिन उसी बल को, उसी क्षमता का बल है, उसको इतना क्षेत्रफल दे दिया गया तो वो अपना काम दबाव जो है वो कम डाल पाएगा। तो इसीलिए भैया ये क्या हो जाएगा, दबाव हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा, दबाव हो जाएगा कम, ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा। जितनी गहराई बढ़ेगी उतना ही उसका दबाव बढ़ता जाएगा। देखिए पहले कोई तरल पदार्थ था, वो यहाँ से केवल इतनी गहराई तक डाला जाता था, अब वही तरल पदार्थ यहाँ से नीचे तक डाला जाता है तो गहराई उसकी बढ़ गई। वो जितनी दूरी तय करते आएगा उसकी गति तेजी से होती जाएगी और वो दबाव बढ़ाता जाएगा। यानी कि गहराई बढ़ेगी तो दबाव बढ़ेगा और गहराई घटेगी तो दबाव घटेगा। ऑप्शन सी सही जवाब इसका भी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव, अब गहराई कम हो रही तो दबाव भी कम हो जाएगा, यदि ज्यादा होती तो बढ़ जाती। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि किसमें वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाला गया दबाव कमी आता है। तो भैया यदि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो दबाव में कमी होगी। अभी अभी बताया, यदि क्षेत्रफल में
वृद्धि हो गई तो भैया दबाव में कमी आएगी। देखिए कैसे आएगी, कोई बल था पहले इतने से क्षेत्रफल पर काम कर रहा था तो वो दबाव जितना डालता था, अब उसी बल को इतना क्षेत्र दे दिया गया, वही बल है वही काम उसका है, तो इतने में वो कम दबाव डाल पाएगा क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाएगा। थ्रस्ट मतलब एक प्रकार का बल है जो लंबवत दिशा में नीचे की ओर लगता है, और प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल को दबाव कहा जाता है या फिर दाब कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है दाब को क्या कहा जाता है। दाब को क्या कहा जाता है। उत्क्षेप गुणे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे उत्क्षेप, क्षेत्रफल बटे उत्क्षेप। तो आपको इतना तो पता है, आपको इतना तो पता है कि दबाव में बटा में क्षेत्रफल नीचे की ओर होता है, तो आप ऐसे ही तुक्का लगा सकते थे यदि आपको नहीं पता था। अब आपको हम बता दें, उत्क्षेप एक प्रकार का बल होता है, अभी आगे की क्लास में बता चुके थे इससे पहले वाली में। उत्क्षेप को उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल जो पानी में आर्किमिडीज के सिद्धांत के माध्यम से लगता है। तो उत्क्षेप क्या है, एक प्रकार का बल, और बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है दबाव। तो ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन डी साथियों क्या हो जाता है, ऑप्शन डी होता है एकदम करेक्ट जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है। कहता ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है। बाहर की तुलना में अधिक होता है, जितना बाहर होता है उसकी तुलना में तो अंदर का दबाव अधिक होता है, तभी से जहाज उड़ पाता है। यदि उसका दबाव कम या बराबर हो तो उड़ नहीं पाएगा। ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है, ये होता है घनत्व के अनुपातिक। किसके भैया, घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो अभी अभी बताया था भार प्रति इकाई, ये हो जाता गलत, और प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, यही देखिए हो जाता है। प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल है, और बटे एकक क्षेत्रफल मतलब इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, यही तो होता है दाब। ऑप्शन बी सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब, बाकी सभी हो जाते हैं गलत। बाकी सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते गलत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों, ये दाब से संबंधित प्रश्न हुए समाप्त। अब देखते हैं घनत्व से संबंधित प्रश्न। घनत्व से संबंधित प्रश्न देखेंगे, डेंसिटी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे माध्यम से जुड़ सके और अपना सपना साकार कर सके। तो देखिए साथियों, कहता है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, ये आपको बतलाना है। ये साथियों हो जाता है घनत्व। क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता है ये। यही तो घनत्व है साथियों, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, मतलब कि साथियों क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन कह सकते हैं, ये होता है घनत्व। ये हो जाता है घनत्व साथियों। और देखिए द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए मात्रक क्रमशः मीटर सेकेंड और किलोग्राम का प्रयोग, मतलब कि साथियों MKS पद्धति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला कहता है शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है या अधिक होता है, ये बतलाना है। तो देखिए भैया, ये जो होता है शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। तो जो लवण युक्त पानी का घनत्व होता है वो अधिक होता है, और शुद्ध पानी का घनत्व वो लवण युक्त पानी से कम होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कहता है निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल जो है आकाश में तैरते हैं।
तो किस कारण जो ये पानी वाले बरखा वाले बादल होते हैं बरसात के, आपने देखा होगा कि तेज हवाओं में ये उड़ते हुए बड़ी तेजी से भागते हुए उड़ते हुए चले जाते हैं। तो वो किस कारण से भैया आकाश में तैरते हैं, आकाश में भागते हैं, उड़ते हैं? तो ये निम्न घनत्व के कारण ही भैया जो बादल हैं बरसात वाले वो आकाश में तैरते हैं। ऑप्शन डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पानी से होता है कम। पानी से होता है बच्चों कम, पानी से घनत्व होता है कम, इसीलिए वो पानी में तैरा करती है। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन बी होता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? द्रव्यमान बटे प्रति आयतन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, भार प्रति आयतन। तो साथियों क्या हो जाता है, अभी अभी हमने आपको बतलाया था, द्रव्यमान बटे आयतन को ही हम लोग कहा जाता है, कह सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन को ही कहते हैं कि ये साथियों घनत्व है। ये घनत्व यानी कि देखिए ऐसा चार चीज दिया है ऑप्शन ए में, और ये हो जाता है प्रणोद वाला तो हो जाता है दाब, प्रणोद वाला हो जाता है दाब, और एम गुणे त्वरण एम ए हो जाता है बल। जबकि साथियों ये होता है दाब और ये होता है फोर्स यानी कि बल, ये हो जाता है बल। आप सभी जानकार हैं, हम ये पहले भी बतला चुके हैं आपको सभी चीजें। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व, दाब, उत्प्लावन, बल। क्या क्या साथियों कह सकते हैं उसको, आप बताएं। पदार्थ के एकांक आयतन को द्रव्यमान को क्या कहा जाएगा? एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाएगा। ये वही चीज है, केवल आपको कंफ्यूज कर रहा है। वो कंफ्यूज ये कर रहा है कि यदि द्रव्यमान कोई भी हो, इसको इकाई आयतन, ये द्रव्यमान हो गया, इसको इकाई आयतन एक मीटर या क्यूबिक मीटर से भाग दिया जाए, या एक आयतन से भाग दिया जाए, क्यूबिक आयतन से भाग दिया जाए, तो जो आएगा वो क्या होगा? वो भैया घनत्व ही तो होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10 का पावर 3 केजी मीटर क्यूब है। तो इसका एस आई मात्रक चांदी का घनत्व क्या होगा? एस आई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, ये आपसे पूछता है साथियों। ये पूछता है तो ठीक है हम बतला देते हैं। देखिए भैया क्या हो जाएगा ये अभी बताते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज का आयतन ही दे रखा है। क्या दे रखा? आयतन। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व बटे पानी का घनत्व, चांदी का अपेक्षित घनत्व बटे चांदी का अपेक्षित घनत्व, तो ये हो जाएगा गुणे। ये दोनों का हम लोग कर देंगे गुणा। तो देखिए घनत्व क्या हो जाएगा? चांदी का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित अपेक्षित घनत्व, घनत्व नहीं लिखते हैं, और पानी का घनत्व, और पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, ये इनका गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए गुणा कैसे करेंगे, इसका है 10.8 और दूसरा है गुणे पानी का घनत्व 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 kgm-3। इसका जब गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। सेम आने के लिए ये कंडीशन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसका गुणा करेंगे तो यही तो आ रहा, और आ ही नहीं सकता, हम पूरा गुणा करके लिख भी नहीं पाएंगे इसको। ऑप्शन हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? ये भैया किसका है? द्रव्यमान बटे आयतन। किसका है साथियों? ये हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये इसी का अनुपात होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये साथियों रहा, कहता है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? किसका घनत्व भैया जल के घनत्व से अधिक होता है? ये लोहे की कील का घनत्व जो होता है
जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की कील जल में डूब जाती है। जल में क्या होती है, डूब जाती है। जबकि थर्माकोल तैरता है, बर्फ तैरती है और कार्क ये सभी जल में तैरते हैं, इसीलिए इनका जो है कम होता है जल से। बाकी लोहे की कील डूब जाती, इसीलिए इसका घनत्व अधिक होता है जल से। एकदम इजी है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, क्या कहता है, फिर से वही प्रश्न ऑप्शन, लेकिन घुमा के इस बार ऑप्शन में कंफ्यूज करके रखा है हमारे सामने। कहता है चांदी का घनत्व 10 दशमलव गुणे 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब और पानी का घनत्व 10 का पावर 3 केजी मीटर पर क्यूब। चांदी का आपेक्षित घनत्व बताएं। भैया चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, तो देखिए चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा, तो देखिए चांदी का वही प्रश्न है, केवल उसको पहले जो चीज पूछा था यहाँ पर उल्टा कर दिया, वो चीज इस बार दे रखा है। तो घनत्व बराबर अपेक्षित घनत्व क्या होगा, अपेक्षित आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, अपेक्षित घनत्व होगा साथियों, ये होगा चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, ये हो जाएगा। इस जगह कम है तो इसीलिए इसको हम मिटा देते हैं। ऊपर चांदी का घनत्व दिया गया 10.8 × 10 का पावर 3 के जी एम मीटर का पावर -3। ठीक, ये दिया गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे साथियों पानी का घनत्व, जो कि 10 का पावर 3 के जी मीटर पर क्यूब, ये रहा। ठीक, माइनस में है। अब देखिए ये से ये 10 का पावर 3 से 10 का पावर 3 और इतने से ये पूरा कट गया, बचा क्या हमारे पास 10.8। 10.8 हो जाता है सही जवाब आपका, 10.8 हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व साथियों पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। मतलब कि हम हर चीज का किसके सापेक्ष, पानी के घनत्व के सापेक्ष निकालते हैं। यदि कोई चीज डूबता है तो उसका पानी के घनत्व से अधिक है, यदि वो तैरता है तो पानी के घनत्व से कम होता है। इसीलिए पानी को भैया एक सापेक्ष घनत्व के रूप में मापन के लिए कार्य करता है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है। अपेक्षित घनत्व वही भैया पानी के घनत्व से तुलना की जाती है। पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों अब आएंगे अणु गति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी से साथियों आएंगे सभी प्रश्न। अब ये साथियों इतने ही घनत्व से पूछे गए थे रेलवे के द्वारा। अब देखते हैं अणु गति के द्वारा। चैनल पर नए तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार कहते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है। और ऐसे ही लाएं 2-3 टॉपिक, लंबी वीडियो लाएं या छोटी छोटी वीडियो लाएं। साथियों देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या कहता है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है। भैया ये गैस में होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो अधिक गति करने के लिए सक्षम होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए गैस के कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। आणविक आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ मतलब कि साथियों अणुओं के आकर्षण मतलब कि तेजी से, साथियों तेजी से यानी कि बहुत ही कठोर आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, तो वो ठोस में होते। इसके ठोस के अणु क्या होते हैं, कण जो होते हैं वे साथियों मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ एक दूसरे के साथ आकर्षण किए होते हैं, जिस कारण ठोस का निश्चित आकार और आकृति होती है। ऑप्शन ए सही हो। इसके इसके कण तो साथियों बहुत तेजी से गति करते हैं और इसके भी गति करने के लिए सक्षम है, और इसके तो भैया बहुत ही तेजी से गति कर सकते हैं। इन सभी के अणु जो है गति करते, गति इसका भी करता है लेकिन बहुत ही मंद गति होती है।
ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से भैया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं। सर्वाधिक संभावित गति बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ता है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, ये अभी कह नहीं सकते, आगे देख लेते हैं। वितरण व्यापक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न ताप के नीचे होता है। क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो ये तीन तो सही बच गया, ऑप्शन बी। यही लफड़ा कर रहा था, यही हो जाता गलत। जो गलत है वही सही जवाब देना, जो नहीं संबंधित है यही नहीं संबंधित, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता गैस अणु गति सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब गैस का आयतन शून्य होता है, गैस का दाब शून्य होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। तो जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है तभी भैया परम शून्य तापमान की प्राप्ति होती है, ऑप्शन सी सही जवाब। इसको याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि ठोस ठोस द्रव और गैस ठोस द्रव गैस और द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। विकल्प कौन सा सत्य है वो बताना है। द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती, गैस की तुलना में कहाँ होती, गैस की सर्वाधिक होती है, ये हो गया गलत। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती, यही सही कथन है। द्रव और ठोस की अपेक्षा गैस की विसरण दर सर्वाधिक होती है, क्योंकि साथियों गैस के कण अधिक तेजी से गति कर सकते हैं, जिस कारण उनकी ही सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी सही जवाब होता, बाकी सभी गलत हैं। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये वस्तुतः क्या कहता है, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं पर क्या भैया प्रभाव डालता है। गैस वो का पात्र भैया किसका, दीवार, गैस का पात्र के दीवार से चिपक जाती, गैस पात्र के दीवार से चिपक जाती है। पात्र की गतिज ऊर्जा का क्षय होता है, दीवार की ओर त्वरित होता है, कि दीवार पर टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या होता है, सीधा सीधा ये आपको बतलाना है भैया। पात्र के दीवार से टकराने के कारण यानी कणों के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन आ जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान भैया क्या होता है। तो क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या कैसा रहता है, जैसा भी रहता है बताएं। ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जा सकता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो भैया क्या होता है, ये परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। ये कंफ्यूजन के लिए आपको कैसे कैसे ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन डी सही जवाब हो सकता है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके। और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ और इसके अलावा 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।